नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 2 के पीवाईक्यू देख रहे हैं, जिसमें दिया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। और आज हम करने वाले हैं परमार वंश के पीवाईक्यू। वह क्लियर? तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि परमार वंश के संस्थापक कौन है। मालवा के परमार वंश के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो मालवा के परमार वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर जानने से पहले ये जान लीजिए कि ये है आपका प्यारा भारत। ठीक है, और यहां पर था कन्नौज। हुआ क्लियर? और कन्नौज में एक राजा था, उसका नाम था हर्ष, और हर्ष की होती है मृत्यु। हुआ क्लियर? जब हर्ष की मृत्यु होती है तो कन्नौज पे अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। किसमें? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में। तो जो गुर्जर प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे, इनके सामंती कौन थे? सामंती थे वो थे परमार। हुआ क्लियर? लेकिन क्या होता है कि ये जो संघर्ष चलता है वो चलता है तकरीबन 150 से 200 वर्ष चलता है। तो ये जो संघर्ष चलता है, इस संघर्ष के चलते जो गुर्जर प्रतिहार है और राष्ट्रकूट है, ये दोनों ही कमजोर हो जाते हैं, और इनकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं कौन? परमार। और परमार जो है कहाँ पर? मालवा में। ये जो क्षेत्र मालवा है, मालवा में जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। और जो स्थापना करता है, संस्थापक है, वो कौन है? वो है कृष्णराज उपेंद्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? तो कहानी समझ में आ गई। हर्ष की मृत्यु के पश्चात जो कन्नौज है वो होता है खाली। ठीक है, और इसी कन्नौज पे अधिकार करने के लिए, अब कन्नौज में अधिकार क्यों होना चाहिए? क्योंकि कन्नौज जो है ये गंगा क्षेत्र जो है वहाँ पर स्थापित था, और गंगा क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ पे जल है, जहाँ पे जल है वहाँ पे कृषि अच्छी होगी, जहाँ पे जल और कृषि है, भूमि है, तो वहाँ का उपजाऊ क्षेत्र होगा। और जो सिल्क रूट है उसके करीब में होता है कौन? कन्नौज। तो कन्नौज पे अधिकार करने के लिए 3 शक्तियां लड़ती है, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। और जो परमार है ये गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट दोनों के सामंती होते हैं। जब ये 150 वर्षों तक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है तो ये हो जाते हैं कमजोर, और इस कमजोरी का उठाते हैं फायदा परमार। और जो परमार होते हैं वो मालवा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं, और इसकी स्थापना करता कौन है? वो करता है कृष्णराज उपेंद्र। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णराज उपेंद्र। हुआ क्लियर? और उस समय इनकी जो राजधानी होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है उज्जैनी। ठीक है, ध्यान रखना कि इनकी 2 राजधानी होती है, एक होती है उज्जैनी और एक होती है धार। जो धार है ये कौन बनाता है? तो जो राजा भोज हुआ है, सबसे प्रसिद्ध परमार वंश का राजा हुआ है, ये शासक जो है अपनी राजधानी उज्जैन से धार शिफ्ट करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आएगा यहाँ से 2। एक कौन सा? कि परमार जो थे ये किसके सामंती थे? तो ये थे राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के सामंती थे। हुआ क्लियर? दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जो परमार थे इनकी राजधानी कौन कौन सी थी? तो स्टार्टिंग में जो राजधानी थी वो थी उज्जैन, लेकिन बाद में जब राजा भोज बनते हैं तो वो उज्जैन से अपनी राजधानी धार शिफ्ट कर लेते हैं। हुआ क्लियर? और जो राजा भोज हैं यही भोज नगर की स्थापना करते हैं। जो आज का जो भोपाल है ये पहले हिस्ट्री में भोज नगर था। ठीक है, यहीं पर वो अपना एक तालाब बनाते हैं, इसे भोजताल कहते हैं। तो प्राचीन भोपाल की स्थापना करता कौन है? वो करता है राजा भोज। लेकिन कभी आपसे क्वेश्चन कर ले कि आधुनिक भोपाल का जनक कौन है? तो वो है दोस्त मोहम्मद खान। इसकी कहानी क्या है मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपेंद्र कृष्णराज।
हुआ क्लियर। इसके दो नाम मिलते हैं हमें, कहीं कहीं मिलता है आपको उपेंद्र मिलेगा और कहीं कहीं नाम मिलेगा कृष्णराज मिलता है। ठीक है, जो उपेंद्र है उनके जो उत्तराधिकारी कौन हुए हैं, वो हुए हैं श्रीहर्ष, जिसे सियाग द्वितीय नाम से जाना गया। और जो सियाग द्वितीय हैं उसके बाद जो है उत्तराधिकारी बने इससे कौन, वो है वाघपति मुंज। उसके बाद उनके भाई बने हैं सिंधुराज। सिंधुराज का पुत्र हुआ है राजा भोज, और राजा भोज के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो महान हुआ हो। ठीक है, और अंतिम शासक में मिलता है वो है महलक देव, और महलक देव के बाद ही परमार वंश समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन एक उठना चाहिए मन में आपके कि परमार वंश हम क्यों पढ़ते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के इतिहास में परमारों का इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है। तो उसका स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो परमार राजा रहे हैं इन्होंने सांस्कृतिक और स्थापत्य कला में अभूतपूर्व योगदान दिया है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जो मालवा में परमार वंश के बाद जो है टर्निंग पॉइंट आया, कौन सा टर्निंग पॉइंट, इनकी सत्ता के बाद जो सत्ता आई वो मुस्लिम शासकों की आई, और जहां पर भी टर्निंग पॉइंट आता है वो शासक या वो वंश या वो डायनेस्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हुआ क्लियर। अब हमें देखना ये है कि ये सत्ता हिंदुओं से मुस्लिम में कैसे ट्रांसफर हुई। इसलिए परमार वंश जो है आपके मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपेंद्र या फिर कृष्णराज। हुआ क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे कि आप देखना ये है परमार वंश, संस्थापक कौन है, वो है उपेंद्र राज या कृष्णराज। राजधानी दो है, धार नगरी मालवा में, ठीक है, और प्राचीन राजधानी उज्जैन में। हुआ क्लियर। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन सा है, तो वो है राजा भोज। हुआ क्लियर। ये ध्यान रखना कि ये जो आपको दिया है ये गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट दोनों के सामंती थे। संस्थापक कौन है, तो उपेंद्र या कृष्णराज। मालवा क्षेत्र में 9वीं शताब्दी में पूर्वधा में इनका उदय हुआ था, यानी कि जो माउंट आबू है, जो माउंट आबू है वहां पर इनका मूल माना जाता है। परमारों का जो मूल है ये माना जाता है माउंट आबू, ध्यान रखना। ठीक है, इनकी जो राजधानी है प्राचीन वो है उज्जैन, आधुनिक कौन सी थी बाद वाली, वो थी धार। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मालवा में परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन सा है। तो बता चुका हूं इसका आंसर कि सर्वश्रेष्ठ शासक कौन सा है, वो है राजा भोज। ठीक है, राजा भोज का शासनकाल कौन सा है, तो वो है 1000 से 1055, ये इसका शासनकाल है। ठीक है, और राजा भोज सर्वश्रेष्ठ शासक इसलिए है परमारों की, ये इसकी सैन्य उपलब्धि और सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण राजा भोज जो है ये परमार वंश का सबसे प्रतापी या सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक कहलाता है। हुआ क्लियर। जैसे कि इसका देखेंगे परिचय। परिचय क्या है, जो सिंधुराज हुआ है उसका ये उत्तराधिकारी था। कौन, राजा भोज। ठीक है, और राजा भोज को कहते थे कलम एवं तलवार का धनी कहते थे। क्या कहते थे, राजा भोज को कलम एवं तलवार के धनी व्यक्ति भी कहा जाता था। हुआ क्लियर। और इसकी उपाधि क्या थी, वो थी कविराज और नव विक्रमादित्य। ध्यान रखना कि राजा भोज की जो उपाधि थी वो थी कविराज और नव विक्रमादित्य, और इसी ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार नगरी शिफ्ट की थी, और इसी ने भोज ताल बनाया था भोपाल में। कभी आप भोपाल जाओ तो जो बड़ा तालाब है वो इसी ने बनाया था, और भोपाल नगर की स्थापना भी इसी ने किया था, और भोज से ही भोपाल बना है। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको आया कि प्राचीन भोपाल नगरी का जनक कौन है, संस्थापक कौन है, तो वो है राजा भोज। लेकिन क्वेश्चन आपको आता है कि आधुनिक भोपाल जनक कौन सा है, तो उसका नाम है दोस्त मोहम्मद खान। हमने पढ़ा था निजाम शाह, उसकी वाइफ हुई है कमलापति। कमलापति ने जो गिफ्ट दी थी नगरी वो दी थी किसे, दोस्त मोहम्मद खान को। दोस्त मोहम्मद कौन था, तो ये अफगान था। किसका सेनापति था, तो वो था औरंगजेब का। हमने कहानी पढ़ा चुका है। ठीक है,
इस प्रकार से राजा भोज को देखा जाए तो इन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की है। कितने? 84। ठीक है, 84 में जो ग्रंथ है मुख्य आपको याद होना चाहिए, वो है भोज प्रबंध, समरांग सूत्रधार, गीत प्रकाश, कल्प युक्त कल्पतरु, ठीक है, चिंतामणि, सारंगिणी, मंत्रभाष्य, सिद्धांत संग्रह, आयुर्वेद सर्वस्वम, तत्व प्रकाश, योग सूत्र, ऐसे बहुत से ने 84 ग्रंथों रचना की है। इसमें ध्यान रखना कि एक भोज प्रबंध है, भोज प्रबंधम। ये क्या है? तो ये भोज की है आत्मकथा। वह क्लियर? ये ध्यान होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन कर लिया कि राजा भोज की जो आत्मकथा है वो कौन सी है, तो वो है भोज प्रबंधक। ठीक है, जो सरस्वती कंठाभरण है, और दूसरी है समरागण सूत्रधार। सूत्रधार ये जो है एक्चुअली स्थापत्य कला, स्थापत्य और नगर नियोजन, नगर नियोजन संबंधी इसमें सूत्र दिए गए हैं। किसमें? यानी कि स्थापत्य कला कैसी होना चाहिए, नगर नियोजन कैसा होना चाहिए, उसका जो उल्लेख है यहाँ पे किया गया है राजा भोज के द्वारा समरागण सूत्रधार में। आत्मकथा कौन सी है? वो है भोज प्रबंध। और नेक्स्ट है वो है युक्ति कल्पतरु। इसमें जहाज निर्माण कैसे करते हैं, जहाज निर्माण कैसे किया जाता है, उसकी प्राचीन पद्धति इसमें उल्लेखित है। और ये जो क्वेश्चन है 2026 का यूपीएससी हो या फिर एमपीपीएससी हो, इन दोनों के लिए आईएमपी हो जाता है। क्यों? INSV कौंडिया नामक जो जहाज है ये बनाया गया है। और ये जो INSV कौंडिनिया है ये वर्तमान में जहाज बनाया गया है। इसका जो डिज़ाइन है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है अजंता गुफा में। जो जहाज निर्माण का जो चित्र दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से डिज़ाइन लिया गया है और ये बनाया गया है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्राचीन में सिले हुए जहाज बनाए जाते थे उस पद्धति का उपयोग करके ये जहाज बनाया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपसे कि वर्तमान में INS कौंडिनिया जो जहाज बनाया गया है इसका डिज़ाइन कहाँ से लिया गया है? तो वो अजंता गुफा में जो जहाज का चित्र दर्शाया गया है उससे लिया गया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें प्राचीन पद्धति का उपयोग किया गया, इसमें जहाज को सिलकर बनाते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि राजा भोज का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें जहाज निर्माण पद्धति का उल्लेख है? तो वो है युक्ति कल्पतरु। अगर आप मेरे शॉर्ट के जो वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे मैंने ये करंट में इसको इंक्लूड किया था और ये दोनों कंटेंट वहाँ पे बताया था। इसलिए ध्यान से मेरे जो शॉर्ट चलते हैं, ठीक है, इनका संबंध यूपीएससी और पीएससी में जो क्वेश्चन आ चुके हैं या क्वेश्चन आने की संभावना है इन दोनों के बारे में बताता हूँ मैं, ताकि वहाँ से क्वेश्चन उठे तो आपसे बन जाए। जैसे कि PM मोदी ने सोमनाथ आक्रमण के 1000 साल होने पर उस मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित की, तो यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक सर्किट हाउस का उद्घाटन हुआ था सोमनाथ में, तो 2022 में यूपीएससी ने वहाँ से क्वेश्चन कर लिया था। तो संभावना ये है कि इस बार क्वेश्चन वहाँ से उठेगा कि 1000 साल हो चुके हैं आक्रमण को, PM मोदी ने वहाँ पे उद्घाटन किया है। ठीक है, तो पूरी कहानी बता चुका हूँ मैं कि सोमनाथ में आक्रमण किसने किया, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, मंदिर शैली कौन सी है, ये सारे बता चुका हूँ मैं शॉर्ट में। ठीक है, तो एक बार आप जो शॉर्ट डलते हैं उसी भी फॉलो करना, ताकि आपसे क्वेश्चन आपसे आते हैं तो वो वहाँ से छूटे ना। ठीक है, उसमें करेंट प्लस इतिहास प्लस वर्तमान में कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं वो, या फिर यूपीएससी पीएससी कैसे क्वेश्चन करता है वो आपको वहाँ से मालूम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, कोई भी क्वेश्चन अगर वो यूपीएससी कर रही है यूपीएससी कर रही है तो उसका संबंध कहीं ना कहीं वर्तमान और प्लस प्राचीन हिस्ट्री से रहता है।
जैसे कि देखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन किया था 2021 में कि कच्छप राजाओं द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया है। तो मंदिर बनाया गया था 64 योगिनी मंदिर। क्यों बनाया गया था, तो ये क्वेश्चन क्यों किया था यूपीएससी ने, वो इसलिए किया था कि 2021 में 1921 और 2021 के बीच में 100 साल हो जाते हैं, और जो हमारी ओल्ड संसद है उसका डिज़ाइन लिया गया था मुरैना में कच्छप राजाओं द्वारा बनाए गए 64 योगिनी मंदिर से। इसलिए वो क्वेश्चन किया था कि 100 साल हो चुके थे किसे, ओल्ड संसद को, और न्यू संसद की नींव रखी गई थी। वह क्लियर। तो ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन उठता है उसका संबंध हिस्ट्री से होता है, इसलिए जो शॉर्ट है उसको फॉलो करते रहना, तो आपके ऐसे क्वेश्चन जो वहाँ से हल हो सकते हैं अगर आते हैं तो। अगर नहीं आते तो आपको नॉलेज बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और राजा भोज ने एक मंदिर कराया था जीर्णोद्वार, वो कौन सा मंदिर है, वो मंदिर है त्रिभुवन, त्रिभुवन नारायण मंदिर। ये कहाँ पर है, तो ये है चित्तौड़ में। ठीक है, और ये क्वेश्चन जहां तक 2020 या 19 में कर चुका है, वह क्लियर। क्वेश्चन किया था कि चित्तौड़ का त्रिभुवन मंदिर का जीर्णोद्वार किसने कराया था, उसका आंसर क्या था, वो था राजा भोज। वह क्लियर। और ये भी ध्यान रखना कि ये है प्यारा भारत, ये है मालवा, और यहाँ पर था एक हिंदू शाही शासक, उसका नाम था आनंदपाल, आनंदपाल। ठीक है, और यहाँ से आक्रमण कर रहा था, उसका नाम था महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। ठीक है, तो महमूद गजनवी के विरुद्ध आनंदपाल को किसने, भोज ने सैन्य सहायता दी थी। तो क्वेश्चन आपसे आएगा कि ऐसा कौन सा परमार शासक है जिसने महमूद गजनवी के विरुद्ध आनंदपाल शाही वंश का शासक को किसने सैन्य सहायता दी थी, तो वो कौन है, वो है परमार वंश का शासक राजा भोज। हुआ क्लियर। ठीक है, और सबसे मुख्य पॉइंट ध्यान रखना कि राजा भोज एक, दूसरा हो गया गांगे देव, ठीक है, तीसरा हो गया चोल। इन तीनों का बना था त्रिगुट, और ये त्रिगुट मिलकर कल्याणी के चालुक्यों को इन्हें हराया था। जो कल्याणी के चालुक्य है उनको इन्हें हराया था। एक्चुअली हुआ क्या था, जो चालुक्य है, चालुक्यों को हराया किसने, वो हराया राष्ट्रकूटों ने। ध्यान रखना, जो चालुक्य है उनको किसने हराया, वो हराया राष्ट्रकूट ने हराया। ठीक है, राष्ट्रकूट जो हैं इनके सामंती कौन थे, वो थे परमार। परमार में जो सियाग द्वितीय है उसने खोटियार शासक जो राष्ट्रकूट था उसको हरा दिया और मान्य खेट में अधिकार कर लिया। तो जो राष्ट्रकूट है, तो जो चालुक्य है वो पहले इनसे लड़े और चालुक्य ही मान्य खेट में अधिकार करने के लिए परमारों से लड़े। तो जो परमार राजा भोज था उसने चालुक्य को हराने के लिए त्रिगुट बनाया जिसमें गांगेदेव, चोल और राजा भोज थे। इन तीनों का त्रिगुट बना और चालुक्य राजाओं को इन्होंने हराया। हुआ क्लियर। ये भी ध्यान रखना कि एक कहावत सुनते हो आप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। एक्चुअली जो गांगेदेव है ये हारा था राजा भोज से भी, राजा भोज ने इसको भी हराया था। तो वहां से एक कहावत निकली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये कहावत निकली यहाँ से है क्योंकि इसने गांगे देव जो शासक है उसको हराया था राजा भोज ने, इसलिए यहाँ से एक लोकोक्ति निकल गई, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आज भी उसका यूज करते हैं, आप देखे होंगे। तो वो राजा भोज यही है और गांगे देव यही है। वह क्लियर। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे आएगा कि किसने त्रिगुट बनाया था चालुक्य शासक को हराने के लिए, तो वो है राजा भोज। गांगेदेव और चोल का त्रिगुट बना और चालुक्य को हराया। चालुक्य क्यों हराया, क्योंकि चालुक्य को हराकर ही राष्ट्रकूट ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था और राष्ट्रकूट के सामंती कौन थे, परमार थे। जब परमार ने राष्ट्रकूट शासक सियाग द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक खोटियार को हराकर मान्य खेट पर अधिकार कर लिया, तो चालुक्य ने अपनी राजधानी पर आधिपत्य करने के लिए परमारों से युद्ध किया। इस प्रकार देखना कि मुंज और तैलभ द्वितीय के बीच में 6 बार युद्ध होता है और 7वीं बार मुंज हार जाता है और 6 बार वो तैलभ द्वितीय को हराता है। हमने कहानी पढ़ चुकी है, ठीक है। हुआ क्लियर।
तो आपको सारी कहानी कनेक्ट हो गई होगी क्यों चालुक्य और परमार के बीच युद्ध हुआ। क्योंकि चालुक्य जो हैं ये पहले मान्यखेत में थे। मान्यखेत में किसने हराया? राष्ट्रकूट ने हराया। राष्ट्रकूट के जो सामंती कौन थे? परमार थे। परमार ने मान्यखेत में अधिकार कर लिया, तो राष्ट्रकूट और तो चालुक्य और परमारों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। और उसी का अंजाम है कि 6 बार तैलद्युति हारता है वाकपति मुंज से, और 7वीं बार वो हार जाता है। हारता क्यों है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी किसकी? राजा भोज की। राजा भोज का ध्यान रखना कि महमूद गजनवी के विरुद्ध आनंद पाल को सैन्य सहायता दिया था किसने? राजा भोज ने। ये क्वेश्चन करता है कब दिया था? ये दिया था 1008 ईस्वी में। तो यहाँ से जहाँ तक राजा भोज के सारे फैक्ट कवर हो जाते हैं, क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। धार में शारदा सदन की स्थापना किसने करवाई थी? ये क्वेश्चन जो है सिविल इंजीनियरिंग में पूछ चुका है, लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन को किया था डिलीट। तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा परमार शासक नहीं है? तो बता चुका था मैं कि उपेंद्र कृष्णराज जो है ये परमार वंश का संस्थापक है। मुंज कौन है? तो मुंज एक्चुअली जो उपेंद्र था उसका जो उत्तराधिकारी कहलाया वो कहलाया श्रीहर्ष, और श्रीहर्ष ही सियाग दूती नाम से जाना गया। हुआ क्लियर? सियाग दूती कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उसने वाकपति मुंज को अडॉप्ट कर लिया। एक्चुअली उज्जैन के जंगल से गुजर रहा था सियाग दूती, और उज्जैन के जंगल में घास पाई जाती है मुंज नाम की। वहां पे इसको एक बालक मिला, और बालक को इसने ले लिया गोद। क्यों लिया? क्योंकि इसका कोई पुत्र नहीं था। अब वो मुंज घास पे मिला, इसीलिए उसका नाम जो है मुंज कर दिया, और ये बड़ा होकर वाकपति मुंज कहलाया। और इसकी बहुत सी उपाधियां थी, जिसमें से मुख्य उपाधि थी कौन सी? वाकपति मुंज श्री वल्लभ, वल्लभ श्री, पृथ्वी वल्लभ। तो पृथ्वी वल्लभ जो है ये 1920 के आसपास एक सीरियल भी आया था, काफी अच्छा सीरियल था वो। पृथ्वी वल्लभ यानी कि वाकपति मुंज पर बनाया गया था। तो जो मुंज है ये भी कौन है? परमार वंश का क्या है? शासक है, ठीक है। उदयादित्य भी है, लेकिन जो गांगे देव है, गांगे देव जो है परमार वंश का शासक नहीं है। ये कौन है? तो ये कलचुरी वंश का शासक है, कलचुरी वंश का शासक है, ठीक है। ये ध्यान रखना। राजा भोज की राजधानी कौन सी थी? तो राजा भोज की राजधानी कौन सी थी? वो थी धार नगरी। सबसे पहले उज्जैन थी, और बाद में राजा भोज ने अपनी राजधानी कहाँ पर? उज्जैन से धार में शिफ्ट कर दी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। पद्मगुप्त किस शासक के दरबारी कवि थे? ये क्वेश्चन क्यों किया है? ये क्वेश्चन इसलिए किया है कि पद्मगुप्त ने एक महाकाव्य की रचना की थी। कौन सा महाकाव्य है? उसका नाम है नौ सहा सांक चरित्र। क्या है? नौ सहासांग चरित। इसकी रचना की थी किसने? पद्मगुप्त ने की थी। और पद्मगुप्त जो है ये सिंधुराज और वाकपति मुंज दोनों का दरबारी कवि था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, सिंधुराज और वाकपति मुंज। हुआ क्लियर? और ये क्वेश्चन इसलिए किया है क्योंकि जो नौ सहासांग चरित्र है इससे हमें परमार वंश के जो राजाओं हैं उनके जो सिंधुराज है उसके जो पूर्वज रहे हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है। जो सिंधुराज है उसकी जो पूर्वज हैं उनके पूर्वजों की जानकारी प्राप्त होती है किससे? नौ सहासांग चरित्र से। इसलिए ये क्वेश्चन किया है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पद्मगुप्त जो है सिंधुराज और वाकपति दोनों का दरबार में रहा है। और दूसरी बात, इसकी जो महाकाव्य है वो है नौ सहासांग चरित्र। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है।
और इस महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। कितने हैं? 18 सर्ग हैं, जिसमें सिंधुराज के पूर्वजों अर्थात परमार वंश के राजाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ सांसंग चरित्र किस परमार शासक के जीवन पर आधारित है? तो वो है सिंधुराज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपनाया था? ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी 2020 में कर चुका है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? वो है धनपाल। जो धनपाल है ये संस्कृत और प्राकृत भाषा का विद्वान था। इसने जो है जैन धर्म को अपना लिया था और इसकी जो प्रसिद्ध कृति है वो है तिलक मंजरी, प्रकाश कोश, ठीक है, और एक गद्यात्मक कथा है वो है भविष्यत कथा। तो आपको तिलक मंजरी, प्रकाश कोश ये आपको याद होना चाहिए। किसकी? ये धनपाल की। धनपाल कौन था? वो जैन धर्म को अपना लिया था और ये राजा भोज का दरबारी कवि था। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य कथा के लेखक कौन है? बता चुका था कि भविष्य कथा के लेखक कौन है? वो है धनपाल। और इसके साथ ही ध्यान रखना, तिलक मंजरी जो रचना है वो भी किसकी है? वो धनपाल की है। अगर कभी क्वेश्चन कर ले कि तिलक मंजरी जो रचना है धनपाल ने की है, क्यों की थी, तो उसके पीछे रीजन है, जो तिलक मंजरी है ये एक्चुअली धनपाल की बेटी थी। उसी के नाम पर उसके पिता किसने? धनपाल ने इस ग्रंथ की रचना की थी याददाश्त के तौर पर। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना दोनों ग्रंथ। वीर मित्रोदय के लेखक कौन है? वीर मित्रोदय के लेखक कौन है? तो वो मित्री है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीर मित्रोदय एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्री ग्रंथ है जो विशेष रूप से मिताक्षरा नामक विधि संहिता पर आधारित है। इसके लेखक कौन है? वो है मित्र मिश्रा है और इसकी रचना जो है 17वीं शताब्दी के आसपास की गई है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि जो वाक्पति मुंज है उसके जो दरबार में कुछ महत्वपूर्ण कवि रहते थे, जैसे कि धनंजय। जो धनंजय है इसकी रचना कौन सी है? ध्यान रखना, इसकी रचना है वो है दशारूपक। दशारूपक इनकी रचना है। एक है धनिक। धनिक की जो रचना है वो है यशोरूपक, ठीक है। और जो हलायुद्ध है इसकी रचना कौन सी है? तो वो है मृत संजीवनी। मृत संजीवनी, ठीक है। तो ये जो तीन कवि हैं, धनंजय, धनिक और हलायुद्ध, इनकी रचना याद होना चाहिए कि धनंजय कौन सी है? वो है दशरूपक। धनिक कौन सी है? यशरूपक। हलायुद्ध की वो है मृत संजीवनी। तो ये सारी आपको याद होना चाहिए। और ये ध्यान रखना कि जो मुंज है उसने धार में, कहाँ पर? धार में जो है मुंज सागर का निर्माण कराया था। ठीक, कहाँ पर? मुंज सागर में। और जहाँ तक गुजरात में इसने मुंजपुर शहर बसाया है। तो क्वेश्चन आपको आएगा कि मुंज सागर झील किसने बसाया है या इसका निर्माण किया है? तो वो है वाक्पति मुंज। और इसने जो अपने दरबार में विद्वानों को संरक्षण दिया था वो दिया था धनंजय, धनिक, हलायुद्ध को। हुआ क्लियर? और जो मुंज है इसने तैलद्वितीय, यानी कौन? चालुक्य नरेश तैलद्वितीय को 6 बार हराया और 7वीं बार इसने, यानी कि मुंज ने तैलद्वितीय पर कर दिया आक्रमण। लेकिन जो तैलद्वितीय है ये हार गया। हारा क्यों? क्योंकि जो मालवा है ये एक्चुअली पठारी क्षेत्र है और जो तैलद्वितीय है वो महाराष्ट्र क्षेत्र में था जहाँ पर पहाड़ी इलाका था। मुंज अभ्यस्त था पठारी क्षेत्र में, यानी समतल मैदान में युद्ध करने का अभ्यस्त था, लेकिन पहाड़ी इलाकों में वो अभ्यस्त नहीं था। लेकिन वो पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने का अभ्यस्त नहीं था। इसलिए मुंज के सेनापति ने ये बात बोली थी मुंज को, पर मुंज बात को माना ही नहीं और मुंज चला गया युद्ध करने और तैलद्वितीय ने इसे कैद कर लिया और इसकी हत्या कर दी। किसकी? मुंज की। एक ये भी कहानी है कि तैलद्वितीय की जो बहन थी उसका नाम था
मृणालवती, जिससे इसका प्रेम संबंध था, उसने भी इसे फंसाने के लिए अपना एक पैतरी चाल चली थी, इसलिए पकड़ा गया था। ऐसी किदवंती है। लेकिन ध्यान रखना है कि चालुक्य नरेश को 6 बार हराया मुंज ने। हुआ क्लियर? बता चुका हूं मैं कि जो चालुक्य को हराया राष्ट्रकूट ने, राष्ट्रकूट का जो एक शासक था खोटियार, कौन था? खोटियार। खोटियार कौन था? ये ध्यान रखना, इसका नाम है खोटियार, खोटिंग। ठीक है, खोटिंग कौन है? तो ये है राष्ट्रकूट नरेश है। इसको किसने हराया? इसको हराया सियाग दूती ने हराया। सियाग दूती बोलो या फिर श्रीहर्ष बोलो, इसने हराया। ठीक है, और इसका उल्लेख कहाँ दिया गया है? हर्षोल ताम्रपत्र में इसका उल्लेख दिया है। तो आपको ये याद होना चाहिए, हर्षोल, हर्षोल ताम्रपत्र। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? हर्षोल, ये जो पॉइंट है आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे कर लेगा कि सियाग द्वितीय ने या श्रीहर्ष ने खोटियार को हराकर राष्ट्रकूटों के ऊपर जो हो गया, यानी कि जो व्यक्ति, यानी जो परमार वंश राष्ट्रकूटों का सामंती था, उसी का एक शासक सियाग द्वितीय या श्रीहर्ष ने राष्ट्रकूट के राजा खोटिंग को हराकर राष्ट्रकूट की जो राजधानी थी मान्य खेत पर अधिकार कर ली। यानी कि ये सियाग दूती ने अपने आप को राष्ट्रकूटों का जो सामंती था उससे इसने अपने आप को स्वाधीन कर लिया, ये संकेत देता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन उठेगा, तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है हर्षोल ताम्रपत्र में, इसका उल्लेख किया है। क्वेश्चन आपसे आएगा कि सियाग दूती ने राष्ट्रकूट खोटिंग को हराकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो वो हर्षोल ताम्रपत्र में उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन उठ सकता है, इसलिए इसको पॉइंट को वेरी वेरी अहम लाकर याद कर लेना। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। जो वाकपति मुंज हुआ है, इसके बाद इसका छोटा भाई, उसका नाम क्या रहा है? सिंधुराज। सिंधुराज, ध्यान रखना, सिंधुराज ने हुणों को अंतिम रूप से पराजित किया था। जो सिंधुराज है, सिंधुराज, ठीक है, सिंधुराज ने हुणों को अंतिम रूप से क्या किया? पराजित किया। ठीक है, तो जो मुंज है, मुंज का छोटा भाई कौन है? वो है सियाक या सिंधुराज। जो सियाग द्वितीय है उसका रियल पुत्र था, वो था सिंधुराज। सिंधुराज का ध्यान रखना एक ही पॉइंट कि वो हुणों को अंतिम रूप से उसने पराजित किया था, और ये जो है वाकपति मुंज का छोटा भाई था। एक पॉइंट ध्यान रखना करंट बेस पे, इसका इशू करंट में था कि राजा भोज ने एक निर्माण कराया था, वो था भोजशाला। ठीक है, भोजशाला का ध्यान रखना, इसलिए पढ़ना भोजशाला के बारे में कि भोजशाला कहाँ पर है? तो ये धार में है। किसने बनवाया है? तो ये राजा भोज ने बनवाया है। विवाद क्या था? विवाद ये था कि यहाँ पर है सरस्वती मंदिर है। बाद में जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कहता है कि ये भोजशाला नहीं, एक्चुअली कमाल मौला की ये मस्जिद है। तो दोनों ही भगवान, तो यहाँ पर हिंदू ही पूजा करते हैं और यहाँ मुस्लिम पूजा करते हैं, अब नमाज करते हैं। तो इनके बीच में 2022-23 में विवाद शुरू हो चुका था। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक करंट का इशू बना हुआ है, इसलिए ध्यान रखना कि आपको मेंस प्री दोनों की दृष्टि से भोजशाला तैयार रखना है। किसने बनाया है? राजा भोज ने बनाया है। कहाँ बनाया है? धार में बनाया है। क्या है? तो यहाँ पर है सरस्वती मंदिर है। हुआ क्लियर? और मुस्लिम पक्ष क्या बोलता है? मुस्लिम पक्ष बोलता है कि ये एक्चुअली मस्जिद है। किसकी मस्जिद है? तो वो कमाल मौला की मस्जिद है। आपको इतनी चीज़ जानने के लिए याद हो बस, ठीक है, कि क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक करंट में उछला हुआ था, इसलिए ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो राजा भोज है, इन्होंने भोपाल में एक बड़ा तालाब बनाया था और साथ ही साइक्लोपियन बांध का निर्माण किया था। किसका? साइक्लोपियन। साइक्लोपियन बांध पूछता है किसने बनाया था, तो वो भी राजा भोज ने बनाया था।
हुआ क्लियर? इतने क्वेश्चन करेगा, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। और अंतिम शासक हुआ है परमार वंश का, वो हुआ है महलक देव। ये ध्यान रखना, महलक देव, क्योंकि महलक देव जो है ये परमारों का अंतिम शासक था। इसके ऊपर 1305 में किसने? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति अनाइल मुल्क ने इस पर किया आक्रमण और इसे हराकर मालवा में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। इसीलिए आपको महलक देव 1305 और आइन मुल्क ये तीनों कंटेनर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है मालवा में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डल जाती है। क्वेश्चन आपको आएगा कि परमारों का अंतिम शासक कौन सा है? तो वो है महलक देव। आइन उल मुल्क ने महलक देव पर कब आक्रमण किया? तो वो किया 1305 में। अंतिम शासक महलक देव पे किसने आक्रमण किया? तो वो है आइन मुल्क ने। आइन उल मुल्क किसका सेनापति था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी का। इस प्रकार से ये जो 1305 है, ये याद इसलिए होना चाहिए कि 1305 में ही टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद मालवा में मुस्लिम साम्राज्य, मुस्लिम शासक की नींव डल जाती है। इसलिए हुआ क्लियर? तो यहाँ पर जो है आपका मालवा के जो परमार वंश के हैं, इसके सारे कंटेंट खत्म होते हैं, पीवाई के समाप्त होते हैं। जो भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो करंट बेस पे हो, हिस्ट्री बेस पे हो, इसे बता चुका हूँ मैं आपको। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।